सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में जो मनोनयन प्रणाली है कितनी नुकसानदेह है, बाबा साहब इस संबंध में सटीक विश्लेषण करते हैं और मनोनयन प्रणाली को नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं बाबा साहब? मनोनयन प्रणाली को यानी कि किसी भी मंत्री को मनोनीत कर लिया जाता है अपने मन मुताबिक। इस बात को बाबा साहब यहाँ पर अस्वीकार करते हैं कि ये मनोनयन प्रणाली को अनुचित ठहराते हैं। उचित नहीं है इस तरह की प्रणाली लोकतंत्र में, ये बात बाबा साहब कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं मनोनयन प्रणाली के बारे में? बाबा साहब के विचारों को अगर जानना है तो आज के अम्बेडकर संदेश को बिना स्किप किए हुए आपको अंत तक सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 खंड 4 से जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर अध्याय 2 है प्रांतीय विधायिका का। और निर्वाचन क्षेत्र में मनोनयन प्रणाली पर सबसे पहले बाबा साहब प्रकाश डालते हैं और विभिन्न पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हमेशा की भांति BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि मौजूदा विधान परिषद में 114 सदस्य हैं। इनमें से 26 मनोनीत हैं और 86 निर्वाचित हैं। मनोनीत सदस्यों की 2 श्रेणियां हैं, 2 कैटेगरी। क्या होती है मनोनीत सदस्यों की? बाबा साहब कहते हैं कैटेगरी है जिसमें सरकारी सदस्य हैं जो सरकार के आरक्षित पक्ष के आधे का प्रतिनिधित्व करते हैं, और खा कैटेगरी में वे गैर सरकारी सदस्य हैं जो या तो नंबर 1 दलित वर्ग, नंबर 2 श्रमिक वर्ग, नंबर 3 आंग्ल भारतीय, नंबर 4 भारतीय ईसाई तथा नंबर 5 कपास के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा लिखते हैं कि निर्वाचित सदस्यों में से कुछ को वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है जो जमींदारों, वाणिज्य तथा उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है जो मराठा और संबद्ध जातियों तथा शेष जातियों के लिए होते हैं। नंबर 3, कुछ को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों से चुना जाता है जो मुसलमानों तथा यूरोपियों के लिए बनाए गए हैं। प्रश्न यह है कि क्या निर्वाचन के इस ढांचे को बिना परिवर्तन के यूं ही चलने दिया जाए? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि इस पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए। मनोनीत सदस्य के बारे में बाबा साहब आज विस्तार से बात करते हैं। कहते हैं जहां तक मनोनीत सदस्यों का सवाल है, ये कहा जाता है कि परिषद में उनका रंगरूप प्रतिनिधि के रूप से कोसों दूर होता है। जिस प्रकार उत्तरदायी स्वशासन का मूल मंत्र होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक उसी प्रकार प्रतिनिधि शासन का मूल मंत्र होता है कि विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसा उत्तरदायित्व तभी मिल सकता है जब विधायिका का निर्वाचन जनता करे। जनता के प्रति कौन ईमानदार, कौन उत्तरदायी हो सकता है? जिसका मनोनयन, जिसका चयन या जिसका चुनाव जनता करती है। मेरे साथियों, यही बात बाबा साहब कहते हैं। चुने कोई और आप उससे उम्मीद करें कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, तो ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं होता है। भाषा कहते हैं कि मनोनयन प्रणाली न केवल सदन के प्रतिनिधि स्वरूप को डस लेती है, अपितु कार्यपालिका को अनउत्तरदायी की ओर ढकेलती है। कार्यपालिका की सलाह पर ही मनोनयन के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बल पर वह विधायिका के कोई 25% सदस्यों को नियुक्त कर लेती है। इसका परिणाम यह होता है कि सदन के अधिकतर भाग की स्थिति सेवकों की हो जाती है, आलोचकों की नहीं। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य सरकार के सेवक नहीं होते। ये कहने से इस दृष्टिकोण का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों को कभी भी खरीदा जा सकता है और कार्यपालिका के पास ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा वह निर्वाचित सदस्य पर प्रभाव डालकर उनकी आज़ादी को खरीद सकती है। उनमें से कुछ तरीके हैं कि किसी सदस्य को उपाधियों और सम्मान से अलंकृत कर दिया जाए या उसके दोस्तों तथा रिश्तेदारों को संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। लेकिन मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की ऐसी दयनीय आश्रित स्थिति होती है कि कार्यपालिका को उन्हें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास कोई स्वाधीनता नहीं होती ही नहीं है कि उसे बेचा जाए। वे कार्यपालिका के पुतले हैं और
उन्हें शर्त नहीं तो किसी वायदे पर ही स्थान दिया जाता है कि वे कार्यपालिका के सहयोगी के रूप में कार्य करें। न ही कार्यपालिका मनोनीत सदस्यों के आगे असहाय है। कार्यपालिका वायदे से मुकरने का साहस कर सकती है। कार्यपालिका को पुनः मनोनयन का अधिकार है और वह उसका पुनः मनोनयन न करके कठोरतम दंड दे सकती है। और ऐसी मिसाल है जहां उसने ऐसा दंड दिया है। सम्राट के वीटो की भांति ही पुनः मनोनयन का अधिकार है, इसलिए हर मनोनीत सदस्य दुम दबाकर रहता है और कार्यपालिका के इशारों पर नाचता है। बस आगे लिखते हैं कि मनोनयन प्रणाली का एक और दोष सामने आता है। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य कतिपय समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए जो निर्वाचन प्रणाली तैयार की गई वह पर्याप्त नहीं समझी जाती। मनोनीत सरकारी सदस्य तो सरकार के हितों के समर्थन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। खेदजनक बात यह है कि जहां मनोनीत सरकारी सदस्य सरकार के हितों का पोषण करते हैं, वहां मनोनीत गैर सरकारी सदस्य अपने उन वर्गों के हित का पोषण नहीं कर पाते जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में एक मनोनीत गैर सरकारी समुदाय की कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर सरकार पर दबाव डालकर ही समुदाय का हित साधन किया जा सकता है। भाषा कहते हैं कि ये तभी संभव है जब कार्यपालिका की बराबर आलोचना की जाए और उसे विपक्ष के मत पड़ने के परिणामों का एहसास हो, परंतु मनोनीत सदस्य के हाथ में ये साधन नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही ऐसा है। उसके कारण कार्यपालिका को उसके समर्थन का पूरा भरोसा रहता है और वह उसके हित के प्रति उदासीन रहता है। मनोनीत सदस्य को कोई आज़ादी नहीं मिलती, अतः वह उन लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करा सकता जिनका वह प्रतिनिधि कहलाता है। इस तरह मनोनयन द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, वह तो निरा नाटक होता है। मनोनयन प्रणाली का एक गंभीर दोष यह है कि मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मंत्री पद के हकदार नहीं हो सकते। सिद्धांत रूप में कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि विधायिका के किसी सदस्य को किसी प्रशासन का मंत्री चुने जाने का अधिकार नहीं है। ऐसी धारणा यदि है भी कि ऐसे अधिकार की सीमाएं हैं, तो वे सीमाएं अच्छे और दक्ष प्रशासन के हित में होनी चाहिए। केवल यही बात नहीं है कि सीमाओं का यह प्रयोजन नहीं है। यह प्रतिबंध विभिन्न समुदायों पर उनके प्रतिनिधित्व की शैली में अंतर के कारण अलग अलग प्रभाव डालता है। उन कतिपय समुदायों पर भी उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रहना चाहिए। दलित वर्ग जैसे कुछ समुदायों को अपने कल्याण के लिए सरकार की सीधी कार्रवाई की बहुत जरूरत है। यह हकीकत है कि सरकार के भरसक प्रयास के बाद भी उनके हालात पूरी तरह और शीघ्र ही सुधर नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद ये निर्विवाद है कि बुद्धिमत्तापूर्ण विधान लोगों के लिए अति लाभकारी होगा। दरअसल ये सभी वर्ग आजन्म रूढ़िगत बुराइयों तथा सामाजिक विषमताओं की चक्की में पिसते रहते हैं। उसका दायित्व समाज पर है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए विधान बहुत कुछ कर सकता है। लोगों के हालात बदलने के लिए कानून की क्या भूमिका है, इसे तो समूची दुनिया जानती है, लेकिन सामाजिक प्रगति के लिए यह कर्तव्य तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि दलित जातियों में से किसी व्यक्ति को देश की मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए मनोनयन प्रणाली की निंदा की ही जानी चाहिए। इसका एकमात्र प्रभाव ये पड़ा है कि उसने ऐसे लोगों की जमात खड़ी कर दी है कि जो निर्वाचकों के बजाय पद प्राप्ति की ही चिंता में लगे रहते हैं। ये बहुत गंभीर दोष है मनोनयन प्रणाली का, जो बाबा साहब अंतिम लाइन में यहाँ पर व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं इसका एकमात्र जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, उसने ऐसे लोगों की जमात यानी कि भीड़ खड़ी कर दी है जो निर्वाचकों के बजाय पद प्राप्ति की ही चिंता में लगे रहते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का ऐसा ही मिलता जुलता महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मनोनयन प्रणाली क्यों अस्वीकार कर दी बाबा साहब ने। मनोनयन प्रणाली को कौन कौन से दोष बताते हैं, कोई एक दोष भी अगर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक वॉच किया, सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हुए इस निवेदन के साथ कि आज का अम्बेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। कल के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे निर्वाचित सदस्यों का के बारे में बाबा साहब के क्या विचार है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है। इस संबंध में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर कल उपस्थित होते हैं अम्बेडकर संदेश में।
ठीक सुबह 5 बजे। आज दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।